स्टूडेंट्स, ये लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ टर्म्स एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये नोट्स में हमने किया हुआ है, ये मैं दिखाता चलता हूँ बेटा आपको नोट्स में। तो आप नोट्स में या तो पेज नंबर या टॉपिक का नाम नोट करते चलना। वैसे जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है उसको पता है कहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने। ये रहा, ये देखो, ये फर्स्ट आ गया एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस भी आ गया, और ये आगे एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। तो ये यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजियोप्शन एंड कैमिजोप्शन। तो फिजियोप्शन और कैमिजोप्शन का डिफरेंस बताना है, तो वो भी आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। ये आपके मैकेनिज़्म फैक्टर्स के बाद ये देखो, ये फिजियोप्शन के पॉइंट्स आ गए। कितने सारे पॉइंट्स हैं? ये सारे हैं। और इसके बाद ये केमिकल एड्जॉर्प्शन के पॉइंट्स आ गए। तो ये आपने डिफरेंस बना के लिखने हैं। तो ध्यान रखना, डिफरेंस इस तरह से लिखा होता है, एक तरफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन लिखोगे और दूसरी तरफ केमिकल एड्जॉर्प्शन लिखोगे। इस तरह से लाइन रख के फिर आपने अपनी एनसीईआरटी नोटबुक में लिखना है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स के करते थे, उसी में आपने करना है। ये थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड है, गिव रीजन व्हाई अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर अफेक्टिव एज एन एड्जॉर्बेंट। फाइनली का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी पाउडर्ड फॉर्म वाला। तो ये कई जगह, तो ये नोट्स में ही मैं बोल चुका हूँ कि पाउडर्ड सब्सटेंस जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया एड्जॉर्बेंट होता है। तो ये आपके नोट्स में भी है। ये रहा, ये फर्स्ट पॉइंट ही आ गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन में ये आंसर आ जाएगा इसका। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड्जॉर्प्शन के, तो इसीलिए पाउडर्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मोर अफेक्टिव एड्जॉर्बेंट्स होते हैं देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मेन बात यही बोलनी है आपने इसमें कि ऐसे भी कर सकते हो, जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको वर्ड्स में भी बता सकते हो कि जैसे एड्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। और इसीलिए जो पाउडर्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो ज़्यादा बेटर एड्जॉर्बेंट्स होते हैं। तो पाउडर्ड सब्सटेंसेस ज़्यादा अच्छे एड्जॉर्बेंट्स होते हैं। तो यही आ गया। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया? वट आर द फैक्टर्स, हाँ, विच इन्फ्लुएंस द एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड को अफेक्ट करते हैं? तो एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड के फैक्टर्स, ये रे बेटा फैक्टर्स आपके नोट्स में। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, तो सरफेस एरिया तो आ ही जाएगा कि एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट में आ जाएगा, और ये गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सारी बताई हुई है। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और फिर ये भी आ जाएगा एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हो, ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और डिस्क्राइब फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो ये भी नोट्स में भी दिखा देता हूँ मैं। ये रहा बेटा नोट्स में, ये था आइसोबार और ये आ गया आइसोथर्म। तो ये इसने पूछा है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो ये आ जाएगा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पूछा है। जब भी फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पूछे तो एक तो ये कर्व बनाओ और ये ग्राफ बनाकर जो है ये ग्राफ और ये लास्ट वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन, और इसके बाद ये भी ड्राइव भी कर सकते हो। और ये कर्व, मतलब मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा मार्क्स में पूछा है तो ये यहाँ से ये स्टार्टिंग वाला कर्व जो है ये वाला, ये भी बनाओ। और उसके बाद ये इक्वेशंस और ये फाइनल इक्वेशन बना दो। फिर इसका ये लॉग वाला वर्जन दिखा दो, ये वाला, और इसका कर्व बना दो। तो ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आपने लिखना है बेटा। ये सारा नोट्स में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, हाउ इज़ इट अचीव्ड। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी नोट्स में ही है। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट ये फैक्टर्स में बताया था बेटा, फैक्टर्स का ही थर्ड पॉइंट जो था उस वही था एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये देखो, ये मिल गया ना। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट का मतलब एड्जॉर्बेंट कैन बी मेड एक्टिव फॉर एड्जॉर्प्शन बाय। तो ये तीन चीज़ें, ये सारा आ जाएगा एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट में। तो ये करना है आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 7th, व्हाट रोल डज एड्जॉर्प्शन प्ले इन हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो एड्जॉर्प्शन का रोल पूछ रहा है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस में। तो ये टॉपिक भी आपने नोट्स में किया हुआ है, हिट्रोजीनियस कैटालिसिस पे पहुंच जाओ। ये देखो, ये फ्रेंडलिक्स के बाद ये आ गया ये आ गया हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये आ गया एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हिट्रोजीनियस कैटालिसिस में। इसमें मिलेगा इसका आंसर बेटा ये, व्हाट रोल डज एड्जॉर्प्शन प्ले इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसका आंसर इस थ्योरी में मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। देखो, रिएक्टेंट्स कहता है गैसीय स्टेट और सॉल्यूशन में एड्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट पे। और फिर ये सेकंड पॉइंट भी आएगा, फर्स्ट भी आएगा इसके आंसर में, सेकंड भी आएगा कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर ये थर्ड पॉइंट भी, एड्जॉर्प्शन बीइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड बाय इन एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके आंसर में ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे एड्जॉर्प्शन थ्योरी के। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज एड्जॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही बात है, एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक ही होगा क्योंकि एड्जॉर्प्शन में क्या होती हैं, बॉन्ड्स बनती हैं। ये आपके नोट्स में यहाँ पे बताया होगा, शुरू में आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स बनती हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी ही। ये रहा, ये देखो, ये आपका कौन से टॉपिक में है, स्टार्टिंग में ही आ गया ये आपका, ये फर्स्ट पेज था ना, सेकंड पेज, थर्ड पेज में मिल जाएगा आपको ये जो मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन वाला टॉपिक है। ये रहा, ये देखो, ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, देयरफॉर देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, हाँ, हैंस सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस एंड द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा, हाउ आर द कोलॉइडल सॉल्यूशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो क्लासिफिकेशन करनी है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पर। तो वो ये आ जाएगी बेटा, इसमें आ जाएगी फिजिकल स्टेट और वाली, यहाँ पे मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी आ गया। फिर ये इसके बाद आएगा बेटा, ये रहा फिजिकल क्लासिफिकेशन वाला टेबल, ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये और ये टेबल, ये इसके अंडर आ जाएगा बेटा, तो ये नोट कर लेना है आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका कहाँ गया, डिस्कस द अफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्या है, डिस्कस द अफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। अच्छा, अफेक्ट ऑफ प्रेशर और अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ये आपके ये दो चीज़ें करनी है। अफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपने बताना है आइसोथर्म वाले टॉपिक, मैं बता देता हूँ, ये रहा, ये तो आइसो बार वाला आ गया, यानी ये आ गया अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे लिख लेना आप लोग, एक काम करना, ये ब्रैकेट में लिख लेना अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस टॉपिक को ना नोट्स में जब जाओगे तो यहाँ पे लिख लेना, ये एड्जॉर्प्शन आइसो बार के साथ ही ब्रैकेट में लिख लेना अफेक्ट EFFECT ऑफ टेम्परेचर, TEM आती है आपको स्पेलिंग, तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये बता रहा है। क्यों, ये देखो, ये लिखा भी है ना विद टेम्परेचर। ये इसमें क्या स्टडी करते हो, इसमें आप स्टडी करते हो एड्जॉर्प्शन को विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये आएगा। इसमें ये आपने ये चीज़ बतानी है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में यहाँ से स्टार्ट करोगे, आंसर आपका यहाँ से आएगा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन का ये कर्व बनाओगे, ये एक्सप्लेनेशन दोगे, और फिर ये केमिकल एड्जॉर्प्शन का कर्व और ये एक्सप्लेनेशन, तो ये चीज़ आ जाएगी इसमें बेटा। ये मैं फिर बता देता हूँ, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन से लेकर इस टॉपिक एप्लीकेशन से पहले तक ये आएगा आपका अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। ऊपर लिख भी लेना, मैंने बोल भी दिया है यहाँ पे, एड्जॉर्प्शन आइसोबार में अपने नोट्स में जाके मेंशन कर देना। और दूसरा उसने अफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछा था, तो अफेक्ट ऑफ प्रेशर ये आ जाएगा, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाला, ये प्रेशर आ जाएगा, ये देखो ना विद प्रेशर, तो ये अफेक्ट ऑफ प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी लेना हेडिंग करके अफेक्ट ऑफ प्रेशर अपने नोट्स में। तो उसमें सेम जो पिछले क्वेश्चन में बताया, ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बना देना, इक्वेशंस ये वाली और ये इक्वेशन ये वाली और ये कर्व, और ये चीज़ बतानी है आपने इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर लायोफिलिक लायोफोबिक एग्जाम्पल और व्हाई आर हाइड्रोफोबिक सोल्स इजीली कोगुलेटेड। तो इसके सारे आंसर आपके नोट्स में लायोफिलिक और लायोफोबिक का जो नोट्स का टॉपिक था उसमें हो चुके हैं, मैं बता देता हूँ, ये रहा,
ये आ गया देखो, ये आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम, ये लायोफिलिक आ गया बेटा, और ये आ गया लायोफोबिक आ गया, तो ये सारा आ जाएगा। और इसने ये बोला कि लायोफोबिक ईजिली कोगुलेट हो जाता है, उसका आंसर ये रहा, ये देखो, दीज आर रेडली प्रेसिपिटेटेड या कोगुलेटेड ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय हीटिंग और बाय शेकिंग एंड हेंस आर नॉट स्टेबल। तो ये इसका रीज़न ही ये है कि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शंस होती हैं वो इंटरेक्शंस नहीं होती हैं किसके बीच में, फेस और मीडियम के बीच में। ये इसका आंसर आ गया, दे डू नो the simply mixed with disperse do not form the colloidal so these can be prepared such salts are lyophobic। तो ये चीज़ आपने बतानी है, और इसमें साथ में ये लिख देना अगर रीज़न लिखना होगा कि बिकॉज देयर आर नो इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो क्योंकि इंटरेक्शंस नहीं होती हैं इसीलिए लायोफोबिक जो हैं वो ईजिली कोगुलेशन हो जाती है उनकी। तो ये बताना है आपने। और नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, गिव वन एग्जांपल, हाउ आर एसोसिएटेड कोलॉइड डिफरेंट फ्रॉम दीज टू टाइप ऑफ कोलॉइड। तो ये तीनों ही यहाँ पे हैं आपके, ये रहे बेटा, ये मल्टी मोलिकुलर, ये मैक्रोमोलिकुलर और ये एसोसिएटेड। जस्ट लायोफिलिक लायोफोबिक के टॉपिक ख़त्म होते ही ये स्टार्ट है, तो ये यहाँ से आपने तीनों के बारे में लिख सकते हो। और नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या आ गया बेटा, व्हाट आर एंजाइम्स, राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम्स के बारे में पूछ रहा है, तो एंजाइम्स भी इधर ही आ जाते हैं, स्टार्टिंग में ही है एंजाइम्स। ये देखते हैं एंजाइम और एंजाइम का मैकेनिज्म पूछा ना इसने, तो ये रहा बेटा, ये कैटालिसिस स्टार्ट होने से पहले लास्ट ये रहा, ये मैकेनिज्म आ गया। और एक सेकंड, इधर ही होंगे एंजाइम्स की डेफिनेशन, ये आ गई एंजाइम की डेफिनेशन, ये रहा, ये एंजाइम्स की डेफिनेशन आ गई। बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, फिनोमेना को एंजाइम कैटालिसिस कह देंगे। और इसका मैकेनिज़्म में ये आ गया बेटा, ये इसका मैकेनिज़्म आ गया जो की और लॉग थ्योरी करके बताया था। तो ये इसका मैकेनिज़्म आ गया, साफ साफ लिखा हुआ है नोट्स में। हर क्वेश्चन का आंसर नोट्स में ही है, अगर पढ़ो हो अच्छे से तो बेटा वो तो बच्चा एकदम पहचान जाएगा। उसको तो जो मैं बता रहा हूँ उसकी बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो फिजिकल स्टेट में वही आ गया बेटा जो सॉलिड लिक्विड, मैं दिखा देता हूँ एक बार, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। तो फिजिकल स्टेट मतलब यही वाला, ये जो है ये सॉलिड लिक्विड गैस वाला, यही बताना है फिजिकल स्टेट में। और दूसरी क्लासिफिकेशन में इसने पूछा है नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। एक्चुअल में इसको, हाँ इसको ठीक कर लेना, ये नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस मत करना, इसको नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम कर देना। क्या करना, नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम कर देना इसको। और उसमें आपने ये वाला बता देना है फिर, ये जो ये वाला पॉइंट, ये बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम वाला, कि गैस है तो एरोसोल, वाटर है तो हाइड्रोसोल या एक्वासोल, अल्कोहल में अल्कोसोल, बेंजीन में बेंजोसोल, ये वाला बता देना आपने। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, थर्ड आ गया इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इंटरेक्शन बेटा फिर यही आ गया लायोफिलिक और लायोफोबिक, तो ये बताना है आपने इंटरेक्शन में। ये देखो लिखा भी है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस, तो ये लायोफिलिक और लायोफोबिक, ये चीज़ें बतानी है आपने इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एंजाइम्स हो गया। एक्सप्लेन व्हाट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सोल। तो लाइट पास करी थी कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो लाइट पास करने से आपने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट होता है, तो इसके आंसर में लिखना है टिंडल इफेक्ट, और फिर टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है नोट्स में से जाके। ये ध्यान से सुन लेना, बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलॉइडल सोल, लाइट पास करी थी तो टिंडल इफेक्ट हुआ था। तो आपने सिर्फ टिंडल इफेक्ट लिख कर नहीं आना है, टिंडल इफेक्ट और उसकी डेफिनेशन साथ में लिख कर आना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, दूसरा आ गया एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल। यानी सोल में, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन में NaCl ऐड किया, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो कोलॉइडल सोल को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। आपको याद होगा ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड वाले पॉजिटिव के एग्जाम्पल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले, तो NaCl का Cl नेगेटिव इसको कोलॉइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रल हो जाते हैं पार्टिकल तो इकट्ठे हो जाते हैं, कोगुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे वही बताना है आपने, सेकंड पार्ट के आंसर में लिखना है पहले कोगुलेशन टेक्स प्लेस, और फिर कोगुलेशन की डेफिनेशन लिख देनी है नोट्स में से देखकर, या याद हो तो वो लिख सकते हो आप।
थर्ड पार्ट आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कोलॉइडल सोल। तो ये भी आपने नोट्स में प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब करंट पास किया था तो मूव करने लग पड़े थे कोलॉइडल पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपने थर्ड में, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्स प्लेस, और फिर उसकी डेफिनेशन लिख देना नोट्स में से देखकर। 16th क्वेश्चन पे आ जाओ। 16th क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, व्हाट आर अमल्शंस टाइप्स और गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो बेटा ये सारा अमल्शन का टॉपिक आपको लास्ट में मिल जाएगा, लास्ट के पेजेस में। ये रहा अमल्शन, देखो अमल्शन, इसकी टाइप्स आ गई, इसके एग्जाम्पल ये आ गए, एग्जाम्पल भी यहीं पे हैं बेटा। और जो भी चीज़ है एक बार देख लेते हैं, क्या पूछा था, अमल्शन पूछा था, टाइप्स पूछी थी, एग्जाम्पल, वो सारे उसी में आ गए। दो टाइप आ गई, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो ये देख लेना बेटा, ये बता देता हूँ एक बार फिर से, ये अमल्शन आ गया, ये दो टाइप आ गई, और इधर इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया हमारा, हाउ डू अमल्सीफायर स्टेबलाइज अमल्शन, नेम टू अमल्सीफायर्स। अच्छा, तो अमल्सीफायर्स में आ गया। अच्छा, अमल्शंस का टॉपिक मेरे को लगता है रह तो नहीं गया था कहीं बेटा, तो चलो देखो मैं बता भी देता हूँ एक बार। तो इसमें दो लिक्विड सिस्टम जो होते हैं उनको अमल्शंस बोलते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर यानी O/W। ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर मतलब ऑयल को वाटर में डाला है, यानी ऑयल थोड़ा है और वाटर ज़्यादा है। और दूसरा उल्टा हो गया, वाटर इन ऑयल, यानी वाटर को ऑयल में डाला है। अच्छा, जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें लिख रहा है जैसे ऑयल इन वाटर, यानी जो बाद में है ना वो डिस्पर्शन मीडियम है, तो पहले में वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, और इसके एग्जांपल हो गया मिल्क, हो गया इसका एग्जांपल। और दूसरे में जिसमें ओ बाद में लिखा है, ओ बाद में मतलब ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है, और इसका एग्जांपल हो गया बटर और क्रीम। और ये अमल्शन जो हैं ऑयल इन वाटर के वैसे तो अनस्टेबल होते हैं, घर पे देखो आप, ऑयल और वाटर जुड़ते हैं आपस में, नहीं जुड़ते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, अमल्सीफाइंग एजेंट चाहिए होता है। ये लिखा है, फॉर अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड अमल्सीफाइंग एजेंट इज एजेंट। ये अमल्सीफाइंग एजेंट ऐसा होता है कि इसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है वाटर से जुड़ने वाला यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोल दो, और एक पार्ट होता है ऑयल से जुड़ने वाला, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल दो चाहे उसको। तो ये अमल्सीफाइंग एजेंट दोनों को यानी ऑयल और वाटर को आपस में जोड़ के रख देता है। तो यही बताया, द अमल्सीफाइंग एजेंट फॉर्म्स लिंकेज बिटवीन सस्पेंडिंग पार्टिकल्स एंड द मीडियम, यानी ऑयल और वाटर के बीच में। प्रिंसिपल अमल्सीफाइंग एजेंट्स, ऑयल इन वाटर में जो अमल्सीफाइंग एजेंट्स होते हैं, प्रोटीन, गम्स, सिंथेटिक सोप वगैरह, ये आपने याद रखना एग्जाम्पल। और वाटर इन ऑयल में होते हैं हैवी मेटल साल्ट्स और फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्प ब्लैक एक्स्ट्रा। अच्छा, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं अमल्शन की, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे ज़्यादातर, प्रेसिपिटेट भी हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट डालने से, और अमल्शन टूट भी जाती है, मतलब ऑयल और वाटर अलग अलग भी हो जाते हैं हीटिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह से, और ये ब्रोनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं। तो ये चीज़ आएगी बेटा इसमें। और नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आ गया, हाउ डू अमल्सीफायर स्टेबल एमल्शन, ये वही नेम टू अमल्सीफायर्स, ये आ गया ना बेटा, ये जो बताया, ये देखो अमल्सीफायर और अमल्सीफाइंग एजेंट एक ही बात है। ये रहा अमल्सीफाइंग एजेंट, ये लिंकेज बनाते हैं किसके बीच में, सस्पेंडेड पार्टिकल और मीडियम के बीच में, और यहीं पे इसके एग्जांपल हैं, तो ये मिल जाएंगे। बस ये याद रखना, अमल्सीफायर और अमल्सीफाइंग एजेंट एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। अच्छा, एक्शन ऑफ सोप इज़ ड्यू टू अमल्सिफिकेशन एंड मिसल फॉर्मेशन। सोप में अमल्शन भी बना था और मिसल भी बनी थी, तो ये आप बता सकते हो जब क्लींजिंग एक्शन होता है। तो मिसल तो होती है, इसमें ये वाला टॉपिक बता देना है आपने, मैं बता देता हूँ। सोप वाला पूछ रहा है ना, क्लींजिंग का पूछ रहा है कि उसमें अमल्शन भी बना और मिसल भी बना, तो मैं बता देता हूँ उसमें ये वाला पार्ट बता देना आपने, ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वाला, ये वाला पार्ट बता देना है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप वाला। क्यों, इसमें क्या हुआ, इसमें एक तो मिसल तो बनी है ना, और साथ में क्या बना, और जब वो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जुड़ गया तो ऑयल और वाटर को जोड़ दिया ना मिसल ने, तो इसलिए अमल्शन भी बन जाता है। तो इसमें यही पार्ट बताना है आपने, इज ड्यू टू मिसल फॉर्मेशन, मिसल तो बन ही गई, और ऑयल ड्रॉपलेट को जब हाइड्रोफोबिक पार्ट ने जोड़ दिया और हाइड्रोफिलिक पार्ट किससे जुड़ गया, वाटर से, तो ये अमल्शन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जैसे ऐसा भी कर सकते हो, अगर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है ये भी सारा लिख दो वो भी ठीक है, और बाकी यहाँ पे अगर ब्रैकेट में ये यहाँ पे अमल्शन वर्ड लिख देना, तो बात अमल्शन वाली बात भी आ गई और मिसल वाली बात तो आई गई, कोलोइडल पार्टिकल वाली, ये है। तो ये चीज़ है।
और नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, गिव फॉर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल आपको मिल जाएंगे बेटा सारे के सारे। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस नोट्स में ही है, ये बता देता हूँ इधर। ये आ गया एंजाइम और ये आ गया हमारा कैटालिसिस में, ये आ गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के 4 एग्जांपल ये रहे, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी दोनों ही आपने पढ़ी हुई हैं। ये इधर आ जाएगा मॉडर्न एड्सॉर्प्शन, ये एक्टिविटी आ गया, ये देखो बेटा फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट में मिल जाएगा, और इसके बाद ये सिलेक्टिविटी भी मिल जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिखा देता हूँ, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स वाला टॉपिक भी मिल जाएगा। ये रहा नेक्स्ट ही शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, और ये फीचर्स इसके बता देने हैं। ये देखो जियोलाइट्स बीइंग वाइडली यूज्ड, ये एक फीचर हो जाएगा और एक फीचर ये हो जाएगा। तो ये इसके फीचर्स हो गए। ये भी इसका फीचर हो जाएगा, गुड स्लेब बिकॉज ऑफ देयर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। एक ये पॉइंट भी अलग करके लिखना चाहो, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये रिएक्शन, ये सारे फीचर ही हैं बेटा इसके। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने हैं ये सारे फीचर्स ही हैं। ये इस टॉपिक में मिलेगा आंसर इसका, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स वाले में। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट ये क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, नहीं सॉरी, व्हाट इज शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो सेम ही टॉपिक जो मैंने अभी बताया, ये रहा बेटा सामने हेडिंग है, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो ये सारा आप मेंशन कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, डायलिसिस, टिंडल इफेक्ट। ये सारी डेफिनेशन आपके पास हैं बेटा। गिव 4 यूजेस ऑफ अमल्शन। तो अमल्शन के ये मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से नोट कर लेना। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पढ़ाऊंगा आपको। ऑयल ड्रग्स जो प्रिपेयर होती हैं वो अमल्शन की फॉर्म्स में होती हैं। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में अमल्शन बना, अभी बताया आपको, क्योंकि सोप जब क्लीन कर रहा होता है तो कपड़े में लगा ऑयल और पानी दोनों जुड़ते हैं ना आपस में। और तीसरा ये आ गया बेटा डाइजेशन ऑफ फैट्स इन्वॉल्व अमल्शिफिकेशन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट जो होती है ना बॉडी में, वो भी अमल्सन बन के ही होता है। तो ये इसके 4 यूजेस आ गए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मिसल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ मिसलर सिस्टम। तो मिसल्स में ये सारा आ जाएगा बेटा, मिसल वाला पार्ट आ जाएगा सारा। ये पढ़ा आपने एसोसिएटेड कोलॉइड्स में, ये वाला, ये यहाँ पे आपको मिसल की डेफिनेशन मिल जाएगी, ये देखो। और ये चीज़ें बता देनी है आपने, एसोसिएटेड कोलॉइड्स के टॉपिक जो है वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और नेक्स्ट आ जाओ, गिव एन एक्सप्लेन द अल्कोसोल, जिसमें अल्कोहल डिस्पर्शन मीडियम होता है, नोट्स में ही है ये। एरोसोल जिसमें एयर डिस्पर्शन मीडियम है। हाइड्रोसोल जिसमें वाटर डिस्पर्शन मीडियम है। मैं बता भी देता हूँ, ये यहीं पे है, शुरू में ही है। ये रहा, ये देखो, ये रहा अल्कोसोल जिसमें डिस्पर्शन में, एरोसोल सॉरी, गैस, वाटर वाला वाटर, अल्कोसोल ये आ गया। ये सारा इधर है बेटा। और नेक्स्ट रह गया लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट कोलॉइड इज़ नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कि कोलॉइड सब्सटेंस नहीं है पर स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। मतलब कोलॉइड ऐसा जो सब्सटेंस होते हैं वो बदल भी जाते हैं, मतलब फिक्स नहीं रहते कि वो कोलॉइड ही रहेगा। जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड ही थोड़ी रहता है, वो सॉलिड भी बन जाता है, मतलब स्टेट बदल लेता है। वैसे ही कहता है जो सब्सटेंस होते हैं वो कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया, वो कोलॉइड ही रहेगा ना। वो कहीं दूसरी जगह जाके वो ट्रू सॉल्यूशन भी बन सकता है। तो इसका आंसर ये रहा बेटा, ये ऊपर लिखा हुआ है। सेम सब्सटेंस एक्ट एज कोलॉइड एंड आल्सो एज क्रिस्टलॉइड। फॉर एग्जाम्पल NaCl in H2O and NaCl in benzene. Similarly, dilute solution of soap behaves as crystalloid. dilute solution जब वो थोड़ी अमाउंट में डालते हैं तो थोड़ी मिसल बन जाती है, तो तब तो वो क्रिस्टलॉइड है। while concentration behave as नहीं, while एट हाई कंसनट्रेशन आ जाएगा,
अच्छा, वाइल कंसनट्रेटेड है ये, वाइल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बिहेव एज ए कोलॉइड, तो ये चीज़ है। और इसी तरह से ये जो ऊपर था NaCl इन वाटर, तो NaCl वाटर में तो ट्रू सॉल्यूशन है, पर NaCl बेंजीन में डालोगे तो वो कोलॉइड सॉल्यूशन हो जाएगा। और इट इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल विच मैटर्स इन द स्टेट इन विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट, तो साइज डिपेंड करता है। इट इज़ अगर वो 1 से 1000 है तो कोलॉइडल स्टेट है, अगर उसके आगे पीछे है तो वो कोलॉइडल स्टेट नहीं है। तो ये बेटा ये सारे क्वेश्चंस और सारा एक एक चीज़ आपको इस चैप्टर की बता दी है अब, तो अच्छे से टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो।